नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर। मैं हूं रोशन और आप सुन रहे हैं खौफ, रहस्य और अंधेरे की वो कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। यहाँ हर रात कुछ अनसुना जागता है, हर साया कुछ छुपाता है और हर कहानी के पीछे एक खौफनाक सच होता है। अगर आपको डरावनी, सस्पेंस से भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर रात आएगी एक नई कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। ये है रोशन हॉरर स्टोरी चैनल, जहाँ डर ही असली कहानी है। तो लाइट बंद कर दीजिए, दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए और दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद भी चुरा सकती है। शुरू करते हैं। गाड़ी के वाइपर की आवाज उस तूफानी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। समीर ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:45 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा था, तना घना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी कुछ मीटर से आगे नहीं देख पा रही थी। बारिश किसी साधारण बारिश जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। हर बूंद गाड़ी की छत पर हथौड़े की तरह बज रही थी। जीपीएस का सिग्नल पिछले आधे घंटे से जा चुका था। अब समीर सिर्फ उस कच्चे पथरीले रास्ते पर भरोसे से चल रहा था जिसके बारे में गांव के ढाबे वाले ने बताया था। साहब, कालागढ़ जाना है तो अपनी जान हथेली पर रखकर जाना। उस बूढ़े ढाबे वाले की आवाज समीर के कानों में गूंजी। उसकी आंखें मोतियाबिंद से सफेद हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा डर था। वहां लोग रहने नहीं जाते, सिर्फ मरने जाते हैं। समीर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। बकवास, उसने खुद को तसल्ली दी। ये गांव वाले और उनकी अंधविश्वासी कहानियां। अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई गुजरी। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी गीली मिट्टी पर फिसलती हुई एक पुराने बरगद के पेड़ से बस कुछ इंच दूर रुकी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हेडलाइट की रोशनी में देखा। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश, कीचड़ और हवा से झूलती हुई बरगद की जटाएं, वह जो किसी चुड़ैल के खुले बालों जैसी लग रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। धत! समीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वह बाहर निकला। ठंड हड्डी तक चुभ रही थी। उसने बोनट खोला, लेकिन उसे इंजनों की ज्यादा समझ नहीं थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी के पाजेब की आवाज थी, जंगल के बीचों बीच, इतनी रात को। समीर पलटा। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दी। लेकिन फिर बिजली कड़की और उस 1 सेकंड की रोशनी में समीर ने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। जंगल के किनारे, झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में 1 फीट ऊपर झूल रही थी। समीर की सांस हलक में अटक गई। वह भागकर गाड़ी में घुसना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। बालों के बीच से 2 अंगारे जैसी लाल आंखें समीर को घूर रही थीं। और फिर उसने अपना मुंह खोला। एक ऐसी चीख निकली जिसने न सिर्फ समीर के कानों को बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस चीख की कोई आवाज नहीं थी। वह खामोश थी, फिर भी समीर के दिमाग में गूंज रही थी। स्वागत है समीर। एक फुसफुसाती हुई आवाज सीधे उसके कान के पास आई, जैसे कोई उसकी पिछली सीट पर बैठा हो। समीर झटके से पीछे मुड़ा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट के कवर पर ताजे गीले मिट्टी के हाथों के निशान थे। छोटे छोटे हाथों के निशान, जैसे किसी बच्चे के हों। समीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार किस्मत ने साथ दिया। इंजन रूह करके स्टार्ट हो गया। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ गई। उसे लगा वह बच गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस कालागढ़ से वह डर रहा था, वह अभी आया नहीं था। वह तो बस उसकी सरहद थी, और जो चीज पिछली सीट पर बैठी थी, वह अब भी उसके साथ थी। रास्ते के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखा। कालागढ़ 0 किलोमीटर। यहां से आगे आपकी जिम्मेदारी भगवान भी नहीं लेगा। गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी एक विशाल जंग लगे लोहे के फाटक पर पड़ी। फाटक इतना ऊंचा था कि अंधेरे में उसका ऊपरी सिरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके बीचों बीच पीतल का एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था,
जिस पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। समीर ने गाड़ी रोकी। इंजन बंद होते ही फिर वही जानलेवा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की टप टप और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। वह गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहता था। पिछली सीट पर मिले वो बच्चों के हाथों के निशान अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन क्या करता? वापस जाने का मतलब था फिर उसी रास्ते से गुजरना जहां उसने उस औरत को देखा था। आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प था। समीर ने हॉर्न बजाया। आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। कोई हलचल नहीं हुई। उसने दोबारा हॉर्न बजाया, इस बार देर तक। तभी फाटक के पास बनी एक छोटी सी कोठरी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। लालटेन की मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक भारी लाठी थी। वह धीरे धीरे फाटक की तरफ बढ़ा। बारिश उसे भिगो रही थी, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह फाटक के पास आकर खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले समीर की गाड़ी को घूरने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। पता जो क्यों वहा जैसे सूखे हुए चमड़े का बना हो, और उसकी एक आंख पत्थर की तरह सफेद थी। समीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। मैं समीर हूं, दिल्ली से। मैंने बुकिंग करवाई थी। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ताला खोला। लोहे का भारी फाटक एक दर्दनाक चीख के साथ खुला। समीर ने गाड़ी अंदर डाल दी। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भयानक था। सामने वह हवेली खड़ी थी, विलायत मंजिल। ग्रे रंग के पत्थरों से बनी यह इमारत किसी रिहायशी घर जैसी कम और किसी पुरानी जेल जैसी ज्यादा लग रही थी। इसकी खिड़कियां काली और खाली थीं, जैसे किसी खोपड़ी की आंखों के गड्ढे। समीर गाड़ी से उतरा और अपना बैग निकाला। वह बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। समीर डर के मारे उछल पड़ा। आप मुझे डरा दिया, समीर ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े की आवाज किसी सूखी हुई लकड़ी के टूटने जैसी थी। मेरा नाम भैरव सिंह है, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं। उसने समीर के हाथ में एक भारी चाबी थमाई। चाबी बिल्कुल ठंडी थी, बर्फ जैसी। साहब, भैरव सिंह ने कहा। उसकी एक सही आंख समीर की आंखों में गड़ गई थी। कमरा नीचे वाली मंजिल पर तैयार है। रसोई में सामान रखा है। आर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। और एक बात, भैरव सिंह ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई थी। रात को अगर ऊपर से कोई आवाज आए जैसे वह का, तो देखने मत जाना। और तीसरी मंजिल का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, उसे खोलने की कोशिश मत करना। क्यों, ऊपर क्या है? समीर ने पूछ ही लिया। भैरव सिंह के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, जिसमें उसके टूटे हुए पीले दांत चमक उठे। ऊपर वो यादें हैं साहब, जो मरना भूल गई हैं। 3 बजे के बाद सीढ़ियों की तरफ देखना भी मत। इससे पहले कि समीर कुछ और पूछता, भैरव सिंह अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह वहां था ही नहीं। समीर ने मुख्य दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी महक थी, दीमक, पुरानी किताबों और सड़े हुए फूलों की मिली जुली गंध। हॉल बहुत विशाल था। बीच में एक बड़ा सा झूमर बाग लटका था, जो हवा के झोंके से हल्का हल्का हिल रहा था। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे समीर को हर तरफ से देख रही हों। समीर अपने कमरे में गया। कमरा बड़ा था। बीच में एक पुराना 4 पोस्टर बेड था। उसने अपना बैग रखा और बाथरूम में मुंह धोने गया। ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने तौलिए से मुंह पोंछा और आईने में देखा। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। आईने में उसके पीछे कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटी सी लाल गेंद पड़ी थी। समीर झटके से पीछे मुड़ा। फर्श पर कोई गेंद नहीं थी। वहम है, बस वहम है, उसने खुद को समझाया। मैं थक गया हूं। उसने लाइट बंद की और बेड पर लेट गया। बाहर तूफान अब भी शोर मचा रहा था। समीर की आंखें भारी होने लगीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हॉल से, सीढ़ियों के पास से, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर दौड़ रहा हो। आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। समीर ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी में उसने देखा एक परछाई दरवाजे के उस पार खड़ी थी। परछाई हिली नहीं। फिर धीरे से दरवाजे के हैंडल पर दबाव पड़ा। हैंडल धीरे धीरे नीचे होने लगा। समीर जानता था कि उसने दरवाजा लॉक किया था, लेकिन लॉक खुलने की आवाज साफ सुनाई दी। दरवाजा 1 इंच खुला और उस अंधेरे दरार से एक फुसफुसाहट आई, जो बच्चों जैसी तो थी, पर उसमें मासूमियत नहीं थी। अंकल, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे?
अंकल बाहर आइए ना। वही मासूम मगर ठंडी फुसफुसाहट। समीर का गला सूख चुका था। उसने पास रखे पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाहर खड़ी वह परछाई अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजे की दरार से एक छोटी सी लाल गेंद लुढ़कती हुई अंदर आई और समीर के बेड के पास आकर रुक गई। वही गेंद जो उसने आईने में देखी थी। समीर ने हिम्मत जुटाई। कौन है वहां? भैरव सिंह, क्या ये आप हैं? कोई जवाब नहीं मिला। समीर बेड से उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे फर्श के नीचे से कोई उसे छू रहा हो। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे पूरा खोल दिया। गलियारा बिल्कुल खाली था। पुरानी लकड़ी की दीवारें और धूल से भरी कालीन के अलावा वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। यह कोई मजाक नहीं है, समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। तभी ऊपर की मंजिल से, तीसरी मंजिल से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो, और उसके पीछे पीछे बच्चों के हंसने की आवाज। वह हंसी खिलखिलाहट नहीं थी, बल्कि उसमें एक तरह की नफरत और दर्द था। समीर को याद आया जो भैरव सिंह ने कहा था, 3 बजे के बाद ऊपर मत जाना। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:58 बज रहे थे। समीर वापस कमरे में भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा है। उसने नीचे देखा। वही लाल गेंद उसके पैरों के पास पड़ी थी। उसने गेंद को उठाया। वह रबर की नहीं थी, वह भारी थी और उस पर खाल जैसी कोई चीज लिपटी हुई थी। जैसे ही समीर ने उसे गौर से देखा, उसका दम घुटने लगा। वह गेंद नहीं थी, वह इंसानी बालों का एक गुच्छा था, जिसे खून में भिगोकर गोल शक्ल दी गई थी। समीर ने घृणा और डर के मारे उसे फेंक दिया। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ गुल हो गईं। बाहर बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में समीर ने सीढ़ियों के ऊपर देखा। वहां एक नहीं, बल्कि 7-8 छोटे बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें नहीं थीं। बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। उनके बीच में वह लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसे उसने सड़क पर देखा था। उसने अपना हाथ समीर की तरफ फैलाया। उसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और नुकीली थीं। समीर, उसने पुकारा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज मांग रहा हो। तुम आ गए, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आने लगा, यह हवेली, यह गांव, वह यहां पहली बार नहीं आया था। बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। भैरव सिंह हाथ में लालटेन लिए अंदर आया, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साहब, मैंने कहा था ना, ऊपर मत देखना, भैरव सिंह ने शांत स्वर में कहा। अब उन्होंने आपको देख लिया है, अब खेल शुरू होगा। भैरव सिंह ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक मध्यम रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। समीर ने देखा कि बच्चे और वह औरत अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वे चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए समीर की तरफ देख रहे थे। क्या चाहिए तुम लोगों को? समीर चीखा। उस औरत ने अपना चेहरा समीर के चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। उसकी सांसों से सड़ती हुई लाशों जैसी बदबू आ रही थी। उसने समीर के कान में फुसफुसाया, हमें वो पन्ना चाहिए समीर, जो तुमने 20 साल पहले फाड़ा था। उस किताब का आखिरी पन्ना। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पन्ना, उससे वह पुरानी डायरी याद आई जो उसे उसके दादाजी के संदूक में मिली थी। हॉल की हवा अचानक भारी हो गई। वह औरत और वे डरावने बच्चे अब समीर के घेरे को छोटा कर रहे थे। भैरव सिंह की लालटेन की रोशनी दीवार पर उनकी लंबी और विकृत परछाइयां बना रही थी। वह पन्ना मेरे पास नहीं है, समीर चिल्लाया। उसका गला डर से रुंधा हुआ था। वह डायरी दिल्ली में है। औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट उभरी। झूठ, वह तुम्हारे खून में है समीर। तुम्हारे दादा ने उसे यहीं छुपाया था और तुम उसे ढूंढने ही यहां आए हो, चाहे तुम्हें याद हो या ना हो। अचानक हवेली की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स जमीन पर गिरने लगी। तभी हॉल के कालीन के नीचे से लकड़ी के चरचराने की आवाज आई। समीर ने नीचे देखा। कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। भागो साहब, नीचे जाओ, भैरव सिंह चिल्लाया।
यही एक रास्ता है। समीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ समीर की गर्दन की तरफ बढ़ाया, समीर ने छलांग लगा दी और उस अंधेरे गड्ढे में कूद गया। वह ढलान वाली सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। ऊपर से दरवाजा जोर से बंद हुआ और बच्चों के चीखने की आवाजें मद्धम पड़ गईं। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। वह एक पुराने तहखाने में था। यहां की दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि काली मिट्टी की बनी थी। हवा में लोहे और सड़े हुए मांस की गंध थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। तहखाने के बीचों बीच एक वेदी बनी थी। उसके चारों तरफ 11 छोटे छोटे पिंजरे रखे थे। हर पिंजरे के अंदर एक छोटा कंकाल था। यह वही 11 बच्चे थे जिनकी बलि 50 साल पहले दी गई थी। पर सबसे भयानक चीज वेदी के पीछे थी। वहां दीवार पर समीर के परिवार का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट टंगा था। उसके दादाजी, उसके पिता और एक छोटा बच्चा जो खुद समीर था। पोर्ट्रेट के नीचे खून से कुछ लिखा था, अधूरा बलिदान, मुकम्मल मौत। समीर को याद आया, उसके दादाजी इस गांव के जमींदार थे। उन्होंने अपनी दौलत और शक्ति को बचाने के लिए उस तांत्रिक के साथ मिलकर इन बच्चों की बलि दी थी। 12वें बच्चे की बलि भी दी जानी थी और वह बच्चा समीर था। लेकिन उसकी मां उसे लेकर शहर भाग गई थी। समीर ने कांपते हाथों से वेदी के नीचे एक दरार देखी। वहां एक पीला पड़ चुका पन्ना दबा हुआ था। उसने उसे निकाला। यह उस डायरी का आखिरी पन्ना था। उस पर लिखा था, बलिदान तभी पूरा होगा जब खानदान का आखिरी चिराग अपनी मर्जी से अपनी जान देगा। अगर वह वापस आता है तो कालागढ़ के मरे हुए जाग उठेंगे। तो मुझे यहां बुलाया नहीं गया। मैं खुद अपनी मौत की तरफ खींचा चला आया, समीर बुदबुदाया। तभी तहखाने की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। मिट्टी की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। वे कंकाल जो पिंजरों में थे अब धीरे धीरे हिल रहे थे। अंकल, खेल खत्म करने का वक्त आ गया। एक ठंडी फुसफुसाहट उसके ठीक पीछे से आई। समीर पलटा। वह औरत अब तहखाने के अंदर थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। वह कोई और नहीं कि वही मां थी जो उसे बचाकर भागी थी। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके गले पर गहरा कट का निशान था। मां, समीर की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं समीर, उस चीज ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। मैं वह भूख हूं जो 20 साल से अधूरी है। यह पन्ना मुझे दो या फिर इन बच्चों का हिस्सा बन जाओ। समीर ने पन्ने को देखा और फिर वेदी पर रखी एक पुरानी खंजर को। उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वह उस पन्ने को जला दे और हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाए, या फिर वह बलिदान पूरा करे। समीर ने हाथ में पकड़े उस पीले पन्ने को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी और तुम सिर्फ एक परछाई हो। अचानक अंधेरे कोने से एक ठंडी हंसी गूंजी। भैरों सिंह, जो अब तक बाहर था, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी लालटेन की रोशनी अब नीली पड़ चुकी थी। उसका झुका हुआ शरीर अब सीधा हो गया था और उसकी सफेद आंख से खून जैसा काला तरल बह रहा था। बिल्कुल सही पहचाना समीर साहब, भैरों सिंह ने कहा। उसकी आवाज अब किसी जवान इंसान जैसी कड़क थी। तुम्हारी मां तो उसी रात मर गई थी जब वह तुम्हें लेकर भाग रही थी। उसे इसी जंगल के भेड़ियों ने नोच डाला था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी ममता ने उसे इस हवेली के श्राप से बांध दिया। समीर का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने तुम्हारे दादा को अमृता का लालच दिया था। मैं वही तांत्रिक हूं जिसने 11 मासूमों का खून इस वेदी पर बहाया था। बस 12वां बच्चा रह गया था और आज 20 साल बाद वो बच्चा खुद चलकर अपनी मौत के पास आया है। भैरों सिंह ने अपनी लाठी हवा में लहराई। उन 11 पिंजरों से हड्डियां बाहर निकलने लगीं और जुड़कर छोटे छोटे भयानक ढांचों, स्केलेटन्स का रूप लेने लगी। वे धीरे धीरे समीर की तरफ रेंगने लगे। यह पन्ना, समीर ने खंजर को पन्ने के पास लाते हुए कहा, अगर मैं इसे जला दूं तो यह सब खत्म हो जाएगा। कोशिश भी मत करना। तांत्रिक भैरों चीखा। अगर यह पन्ना जला तो कालागढ़ की हर रूह आजाद हो जाएगी, लेकिन तुम भी इस आग में जलकर भस्म हो जाओगे। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? समीर ने अपनी मां की उस रूह की तरफ देखा। उसकी आंखों से अब खून के आंसू गिर रहे थे। उसने बिना आवाज के अपना मुंह हिलाया, जैसे कह रही हो, कर दो समीर, हमें आजाद कर दो। समीर की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसे समझ आ गया कि उसका यहां आना इत्तेफाक नहीं था, यह उसका प्रायश्चित था। उसने वेदी पर रखे तेल के दिए को उठाया
और उसे उस प्राचीन पन्ने पर डाल दिया। नहीं, तांत्रिक उसे रोकने के लिए झपटा। समीर ने खंजर से पत्थर पर चिंगारी पैदा की और पन्ने को आग लगा दी। जैसे ही कागज के टुकड़े ने आग पकड़ी, पूरी हवेली में एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह आग साधारण नहीं थी, वह नीली और सुनहरी लपटों वाली एक रूहानी आग थी। आग देखते ही देखते पूरे तहखाने में फैल गई। वह तांत्रिक भैरव सिंह हवा में राख बनने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया, तांत्रिक की आखिरी आवाज आई और वह धुएं में बदल गया। समीर ने देखा कि वह 11 बच्चे अब डरावने नहीं लग रहे थे, वे रोशनी के छोटे छोटे गोलों में बदल रहे थे। उसकी मां की रूह भी चमकने लगी। उसने समीर के सिर पर अपना रूहानी हाथ रखा, एक आखिरी आशीर्वाद, और फिर सब कुछ रोशनी में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कालागढ़ के पहाड़ों पर पड़ी तो वहां कुछ नहीं था। न वह विशाल फाटक, न वह विलायत मंजिल हवेली। वहां सिर्फ खंडहर थे जो सदियों पुराने लग रहे थे। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। वह समीर था। उसकी मुट्ठी में एक जली हुई चाबी थी। समीर की जान तो बच गई थी, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वह अक्सर रात के 3 बजे उठकर अंधेरे में किसी से बात करता है, और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उसके कमरे से बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कालागढ़ अब नक्शे पर वापस आ गया है, लेकिन कोई भी वहां घर बनाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आज भी अमावस की रात को वहां एक लाल साड़ी वाली औरत हाथ में लालटेन लिए समीर का इंतजार करती दिखती है। कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या आपने गौर किया, जब आप यह कहानी सुन रहे थे आपके कमरे का तापमान थोड़ा गिर गया था, या शायद आपके पीछे वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। मौत और खौफ के ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं होते, कभी कभी ये बुलावा होते हैं। अगर आप भी ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली चीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब सो जाइए अगर आप सो सकें, क्योंकि कोई है जो अभी भी अंधेरे कोने से आपको देख रहा है।